यो दोस्तन, रिमूरू टेम्पेस्ट की तरफ से एक और इमोशनल और इंटेंस रई जीरो लाइट नॉवल एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले सॉरी भाई लोग, इस बार मैं आप सबके लिए बड़ी वीडियो नहीं ला पाया। टाइम क्रंच और कंटेंट का डेप्थ इतना ज्यादा था कि पार्ट वाइज ही लाना पड़ा। लेकिन ट्रस्ट रखो, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे सुबारू की एक और रिटर्न बाय डेथ जर्नी। डार्ड नहीं, लेकिन डार्ड से भी गहरी गिल्ट और सैक्रिफाइस की कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत सुबारू के एक अजीब मौत के अनुभव से होती है, जहां उसे न तो दर्द महसूस होता है, न कोई झटका और न ही कोई डर। उसे बस एक रोशनी याद आती है और फिर उसकी चेतना वापस आ जाती है। वह खुद को वापस उसी स्थिति में पाता है जहां वे ऑयरन बियर के सामने थे। मेइली उस विशालकाय दानव जानवर को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। सुबारू को तुरंत एहसास होता है कि वह फिर से मर चुका है और मृत्यु द्वारा वापसी, रिटर्न बाय डेथ के जरिए वापस आ गया है। उसे पिछली बार की अपनी मौत याद आती है, जब लैंड ड्रैगन जोसेफ दानव जानवर की उपस्थिति के दबाव में घबरा जाता है और शोर करके सारे ऑयरन बियर को जगा देता है, जिससे एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में एमिलिया अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और राम जोसेफ को नियंत्रित करने के लिए कूद पड़ती है। जूलियस भी दानव जानवरों से लड़ता है। सुबारू को यह बात कचोटती है कि वह पिछली लूप में कुछ भी नहीं सीख पाया था और अब उसी गलती को दोहरा रहा है। बैट्रिस अपनी जादू मिन्निया का इस्तेमाल करके दानव जानवरों को क्रिस्टलाइज करती है और पैटलैश उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। मेइली अपने सैंडवॉर्म को बुलाती है, जो कई ऑयरन बियर को निगल जाता है। स्थिति अभी भी गंभीर है और सुबारू राम से मार्ग बदलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीधे टावर की ओर जाने से काम नहीं चलेगा। राम शुरू में इस बेतुके अनुरोध पर गुस्सा होती है, लेकिन एमिलिया सुबारू का पक्ष लेती है, यह कहते हुए कि सुबारू बिना किसी अच्छे कारण के ऐसी खतरनाक स्थिति में कुछ भी बेतुका नहीं कहेगा। इस पर राम सुबारू पर थोड़ा चिढ़ जाती है कि उसे भेड़िया आया कहने वाले लड़के की तरह माना जा रहा है, लेकिन फिर भी वह पैटलैश को घुमाती है और जोसेफ को भी उसी दिशा में मोड़ती है। उनके अचानक रास्ता बदलने से एक विशाल सैंडवॉर्म, जिसे मेइली ने बुलाया था, अप्रत्याशित रूप से उनके सामने गिर जाता है, जिससे धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता है और सुबारू और बेएट्रिस गाड़ी से अलग हो जाते हैं। वे खुद को दानव जानवरों से घिरे हुए पाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी लड़ने की ताकत आधी हो गई है, जबकि दुश्मन 2 गुने हो गए हैं। सुबारू को अपनी पिछली लूप की विफलता का गहरा अफसोस होता है। इसी दौरान सुबारू को टावर से आती हुई एक सफेद रोशनी दिखाई देती है। यह रोशनी सीधे उनकी ओर आती है, रास्ते में दानव जानवरों को भी नष्ट कर देती है। पैटलैश सुबारू को बचाने के लिए कूदती है और खुद उस रोशनी का निशाना बन जाती है, जिससे उसे एक भयानक घाव लगता है। सुबारू को भी पेट में चोट लगती है और वह गिर जाता है। बेएट्रिस सुबारू के पास रोते हुए आती है। सुबारू अपनी अदृश्य शक्ति इनविजिबल प्रोविडेंस का इस्तेमाल करके बेएट्रिस के आंसू पोंछने की कोशिश करता है। तभी टावर से एक और सफेद रोशनी आती है और बेएट्रिस को चीरते हुए सुबारू के शरीर से भी गुजर जाती है, जिससे बेएट्रिस प्रकाश कणों में बिखर जाती है और गायब हो जाती है। सुबारू फिर से मर जाता है और उसकी चेतना एक बार फिर उसी प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है, जहां मेइली ऑयरन बियर को शांत कर रही होती है। यह उसकी तीसरी लूप होती है। सुबारू को पिछली 2 मौतों की याद आती है। उसे पता होता है कि जोसेफ घबराने वाला है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोके। समय कम होता है और सुबारू बिना कुछ सोचे समझे बेएट्रिस को गले लगाकर उसके कान में फुसफुसाता है, बीको, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर वह अपनी अदृश्य शक्ति इनविजिबल प्रोविडेंस का इस्तेमाल करके जोसेफ को शांत करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने मरने से पहले बेएट्रिस के आंसू पोंछे थे। जोसेफ शांत हो जाता है और जूलियस भी उसकी मदद करता है। सुबारू को इस शक्ति का इस्तेमाल करने पर हुई आंतरिक पीड़ा कम महसूस होती है, जिससे उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है।
इसके बाद वे सभी फूलों के मैदान से दूर एक सुरक्षित जगह पर जाते हैं ताकि रणनीति बना सकें। एमिलिया मेली की बहादुरी की प्रशंसा करती है और राम भी स्वीकार करती है कि मेली और उसने मिलकर उन्हें मुश्किल से निकाला। राम की आवाज से थकान झलकती है। वे फूलों के मैदान में मौजूद हजारों दानव जानवरों से निपटने पर चर्चा करते हैं। मेली बताती है कि वह एक बार में लगभग 100 दानव जानवरों को ही नियंत्रित कर सकती है। जूलियस उन्हें आगे बढ़ने या पीछे हटने के 2 विकल्प देता है और यह भी बताता है कि पीछे हटने पर शायद उन्हें टावर के करीब एक और रास्ता मिल सकता है। लेकिन राम इस विचार का खंडन करती है, यह कहते हुए कि एक आर्श इतनी आसानी से बाहर वालों के लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा। वह दृढ़ता से आगे बढ़ने का सुझाव देती है, भले ही इसके लिए कुछ त्याग करना पड़े। मेली भी कहती है कि वह सिर्फ रास्ते में आने वाले दानव जानवरों को हटा सकती है और उन्हें वापस सुला सकती है। सुबारू राम और मेली से सहमत होता है, यह कहते हुए कि उनके पास मेली की क्षमता का लाभ है और शायद यह रास्ता बाकी जगहों से बेहतर हो। बेएट्रिस भी सहमत होती है। एमिलिया भी आगे बढ़ने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा व्यक्त करती है। टॉवर की ओर देखते हुए कहती है कि वह सभी की मदद करेगी। सुबारू उसकी इस मांसपेशी दिमाग वाली दृढ़ता पर मुस्कुराता है। अनास्तासिया और जूलियस भी अंततः आगे बढ़ने के फैसले का समर्थन करते हैं। अनास्तासिया बेएट्रिस से पूछती है कि क्या उसे दानव जानवरों के इस बगीचे में कुछ अजीब लगता है, खासकर सैंड टाइम की संरचना के बारे में। बेएट्रिस बताती है कि सैंड टाइम एक प्राकृतिक व्यवधान था, लेकिन उसका घुमाव उसकी अपनी पैसेज जादू के समान था जो उसने पहले सुबारू पर कास्ट किया था। सुबारू फिर टॉवर से आती हुई सफेद रोशनी के बारे में पूछता है जिसने उसे 2 बार मारा था। बाकी सभी उलझन में दिखते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई रोशनी नहीं देखी थी। सुबारू को यह बात समझाना मुश्किल होता है क्योंकि वह अपनी मृत्यु और वापसी के बारे में नहीं बता सकता। राम बीच बचाव करती है और सुबारू से पूछती है कि रोशनी कैसी दिखती थी। सुबारू कहता है कि वह खतरनाक थी और दोस्ताना नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। हालांकि सभी उसकी वृत्ति पर भरोसा करते हैं, यह मानते हुए कि सुबारू ने कई मुश्किलों का सामना किया है और उसकी अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया जा सकता है। तभी राम चिल्लाती है और सुबारू देखता है कि उसकी छाती पर एक लाल बिंदु चमक रहा है, ठीक एक लेजर पॉइंटर की तरह। अगले ही पल टॉवर से एक और प्रकाश किरण सीधे सुबारू पर आती है। एमिलिया तुरंत उसकी छाती पर एक बर्फ की ढाल बनाती है, लेकिन रोशनी उसे एक पल में भेंट देती है। हालांकि वह एक छोटा सा पल ही काफी होता है। जूलियस अपनी तलवार से उस रोशनी को विक्षेपित कर देता है जो रेत में जाकर एक पतली सुई की तरह दिखती है और फिर बिखर जाती है। राम चेतावनी देती है कि अगला हमला आ रहा है। सुबारू और बेएट्रिस एक साथ मिलकर अपनी एक मूल जादू EMT एमिलिया टान माजी टेंशी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक निरस्तीकरण जादू का क्षेत्र बनाता है जिसके अंदर सभी जादू अपनी शक्ति खो देते हैं। अगली प्रकाश किरण जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है और जूलियस उसे आसानी से विक्षेपित कर देता है। सुबारू बताता है कि यह जादू ज्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है। राम अपनी दूरदर्शिता क्लेयरवॉयंस का इस्तेमाल करके टॉवर में झांकने की कोशिश करती है और देखती है कि वे सुबारू को निशाना बना रहे हैं। इस प्रक्रिया में उसकी आंख से खून बहने लगता है। सुबारू राम को रोकने की कोशिश करता है और उसे गाड़ी में खींचता है, लेकिन तभी आसपास की दुनिया बिखरने लगती है। बेएट्रिस चिल्लाती है कि EMT ने विकृत अंतरिक्ष को अस्थिर कर दिया है। सुबारू और बाकी सब गाड़ी सहित एक अचानक गहरे अंधेरे में गिर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे कहां जा रहे हैं। इसी दौरान टॉवर से एक रहस्यमयी परछाई इस पूरे घटनाक्रम को देखती है, खासकर जब समूह बिखर जाता है। वह परछाई धीमी गति से टॉवर की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू करती है और उसकी गति बढ़ती जाती है। एक पुरानी कर्कश आवाज में परछाई कहती है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यह आवाज किसी खुशी की नहीं, बल्कि एक अजीब दृढ़ता की होती है जो यह सुनिश्चित करती है, तोह डोस्टोन,
ये था सुबारू की एक और मौत से वापसी का ब्रूटल और इमोशनल पार्ट, एक और स्टेप, एक और सैक्रिफाइस। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये टॉवर की रहस्यमयी परछाई कौन है और आखिर किसने सुबारू को टारगेट बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करो। मुझे बताओ कि बिएट्रिस के सीन ने आपको कितना इमोशनल फील कराया। और हान, रिमूरू टेम्पेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और उसमें होगा असली साइकोलॉजिकल टकराव। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।